नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको टर्न द बस की तरफ से आपके कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का जो 7वां पाठ है, जिसका शीर्षक है समकालीन विश्व में सुरक्षा, वो पढ़ाने जा रही हूँ और ये दूसरा एवं आखिरी भाग है। आज हम पढ़ेंगे कि अपारंपरिक सुरक्षा क्या होती है तथा विश्व सुरक्षा के बारे में और ऐसे कुछ मुद्दे जो आज हमें चुनौती पहुंचाते हैं और अंत में हम भारत की सुरक्षा रणनीति के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुरक्षा का अपारंपरिक धारणा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सुरक्षा की दो धारणाएं होती हैं, पारंपरिक धारणा एवं अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा में केवल सैन्य खतरों को ही माना जाता है, लेकिन जैसे कि एक मनुष्य का अस्तित्व केवल उसके सैन्य सुरक्षा के ऊपर ही नहीं, बल्कि वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो क्या रोजगार करता है, इन सब चीजों पर भी निर्भर करता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि सुरक्षा का मतलब ऐसे खतरों से है जो एक मनुष्य के पूरे अस्तित्व को ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन अस्तित्व सिर्फ जीने से ही मतलब हम नहीं रखते, लेकिन आप तभी एक ऐसी जिंदगी अच्छे तरीके से जी सकते हैं जब आपके पास धन हो, जब आपके पास घर हो, जब आपके पास कपड़े हो, जब आपके पास शिक्षा हो। तो इसीलिए मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है अपारंपरिक धारणा में। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक छवि देख रहे हैं, भले ही अंग्रेजी में है, लेकिन आपको ये समझ के पूरा जो अपारंपरिक धारणा है आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसका जो दायरा होता है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि पारंपरिक जो धारणा है वो केवल सैन्य खतरों को ही बहुत बड़ा मानती है कि कैसे एक देश को दूसरे देश के खिलाफ अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा कैसी होनी चाहिए। लेकिन इस ये जो हमारा जो दृष्टिकोण है अपारंपरिक धारणा में, इसके दायरे में हम फूड सिक्योरिटी यानी कि जो खाद्य व्यवस्था है हम उसको भी नजर रखते हैं, क्योंकि आपको जीने के लिए खाने की भी जरूरत है। मान लीजिए आप जैसे कि जानते हैं, कहीं भी आपके टेबल पे जो खाना परोसा जाता है वो कोई किसान उगाता है, फिर वो कहीं पे स्टोर होता है, फिर वो कहीं से आपके पास पहुंचता है बाजार में, फिर आप बाजार से आप उसको खरीदते हो। तो ये भी एक तरीके से प्रणाली है जो कि चलती आ रही है। अगर ये बीच में कहीं टूट गया तो फिर आप क्या खाएंगे? अगर बाढ़ आ गई, अगर कहीं पे अकाल पड़ गया तो आप क्या खाएंगे? तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी काफी जरूरी है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी यानी कि राजनीतिक सुरक्षा। अब मान लीजिए कि आपके देश में अगर गृह युद्ध चल रहा है, जैसे कि सीरिया में चल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके देश का जो सरकार है अगर वो स्थिर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका एक स्थिर जिंदगी जीवित करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी जो सरकार है वो भी स्थिर रहे। अगर आपकी सरकार में हमेशा तनाव हो, अगर आपका सरकार हमेशा ही युद्धों में और आपके देश में आपसी तनाव हो, तो आप एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि वो आपको भी उतना ही प्रभाव करेगा। आर्थिक सुरक्षा। अगर आप नहीं कमाते हो, अगर आपकी जो कमाने की शक्ति है अगर वो स्थिर नहीं है, आप मान लीजिए किसी महीने कमाते हो, किसी महीने नहीं कमाते हो, अगर आप गरीब हो, आपको पता नहीं कि आपके घर में रात को चूल्हा जलेगा कि नहीं, तो इससे भी आपकी जो अवस्था है, आपकी जो जीने की क्षमता है, उस पर असर पड़ता है। खुद की सुरक्षा। आप खुद किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या नहीं, आप खुद कितने सुरक्षित हैं, आप कहाँ कौन सी जगह पे रहते हैं, क्या आपका कुछ तो ये सारे जो इश्यूज हैं वो खुद की सुरक्षा के अंदर आते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा, यानी कि आज हम जानते हैं, आज हम विश्व तपोवृत्ति की बात करते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। हमारा जो धरती है वो काफी जो है प्रभाव से गुजर रहा है, क्योंकि आज हम हर जगह प्रदूषण देखते हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है कि हमारा जो धरती है, हम आए दिन देखते हैं कि हर दिन आए दिन बाढ़ आती है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक्स होते हैं, अकाल पड़ते हैं। तो ये क्योंकि हमारे जो पर्यावरण में काफ़ी ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जो सही नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, आबादी बढ़ गई है, पानी का जो वाटर टेबल वो भी गिरता जा रहा है। तो इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करती है। आप दिल्ली का ही एक उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, वहाँ का जो हवा है वो सांस लेने उपयुक्त नहीं है। तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलके हम हमारी खुद की जो मनुष्य की जो सिक्योरिटी है, मनुष्य की जो सुरक्षा है, जिसे हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी जानते हैं, ये सब उनसे प्रभावित होती है। तो इसलिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। पिछले 100 वर्षों में लोग इतनी विदेशी सेनाओं के हाथों नहीं मारे गए जितना वो खुद के सरकार के हाथों मारे गए। इसीलिए मानवता की रक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर माना जाता है, क्योंकि सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि जब देशों के बीच में ही लड़ाई हो तभी लोग मारे जाएंगे। कि ऐसा कितना ही बार हुआ है जब सरकारों ने खुद ही अपने लोगों को मारा है अपनी सत्ता बचाने के लिए। तो इसीलिए इस बातों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है।
कोफी अन्नान के मुताबिक, जो कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव रहे हैं, उनके मुताबिक व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबा से बचाना ही सुरक्षा का एक गहरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। लेकिन ये भी जो अगर हम देख रहे हैं तो एक पारंपरिक धारणा ही है, क्योंकि इसमें भी हम जो ये जो मानवीय जो सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें छूट जाता है। मानवता की सुरक्षा के पैरोकार का मानना है कि खतरों की सूची में केवल जंग, आतंकवाद, जनसंहार ही नहीं, बल्कि अकाल, महामारी, आपदाओं का भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें कई ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए भारत में हर साल सिर्फ कार एक्सीडेंट्स में जो लोग एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं रस्तों पर, चाहे वो बाइक से हो या फिर किसी गाड़ी या ट्रक से हो, वही करीब करीब 1 लाख से ज्यादा है। तो ये खुद में ही कितनी बड़ी संख्या है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को भी हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जंग, आतंकवाद और जनसंहार से ही लोग मारे जाते हैं। आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा भी मानवता की सुरक्षा में शामिल किए जाते हैं। अब आपकी गरिमा की सुरक्षा, मान लीजिए आप जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक इंसान की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचा सकते हैं। आज भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा अब एक बराबर जो चीज़ें होनी चाहिए, हम बराबर नहीं है। हमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इनइक्वालिटीज़ हैं। तो जब ऐसी चीज़ें रहेंगी, तो फिर इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी खुद की जो गरिमा है उसे हम कैसे बचाएं, और इसकी बात हमारे संविधान में भी करी गई है। इसीलिए इन मानवता की सुरक्षा का पैरोकारों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को खुद को सुरक्षित कहने के लिए अभाव से मुक्ति होनी चाहिए। अभाव यानी कि आर्थिक अभाव हो, या फिर कोई किसी भी तरीके के अभाव हो, खाने का अभाव हो, पढ़ाई का अभाव हो, अच्छे आपकी जो स्वास्थ्य है उसका अभाव हो, इन सबों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी अभाव से मुक्त होंगे तभी आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन बात है कि अभाव किन सी चीज़ होगी, क्योंकि अभाव तो काफी तरीके की चीजों से हो सकती हैं। विश्व का सिर्फ कुछ ही प्रतिशत आबादी बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन जब हम अभाव की बात करते हैं, यानी कि वो अभाव जो जो आपको कुछ अच्छी जिंदगी जीने की मदद करता है। जैसे कि भले ही भारत में ज्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास हैं, मगर फिर भी उनके पास इतना पैसा है, इतनी चीजें हैं जिससे कि वो एक गरिमा वाली जिंदगी थोड़ा बहुत गुजार सकते हैं, और भय से भी मुक्त, यानी कि आप एक भय के साए में नहीं जी सकते। तो अगर मान लीजिए आप कहीं भी जाने से डरते हैं, आपको अपने रोजगार को लेकर डर लगता है, आपको अपने बातों को बोलने से डर लगता है, आपको अपनी सरकार से डर लगता है, तो कोई भी चीज हो सकती है, तो आपको भय से भी मुक्त होना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना कि अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति मानवता की सुरक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब हम पढ़ेंगे विश्व सुरक्षा के बारे में। तो जैसे कि हम अभी सभी जानते हैं कि इस 21वीं सदी में आज सभी चीज़ें जो हैं वो आपस में क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, विज्ञान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिल गई हैं। तो आज हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में जीते हैं। तो 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की जो धारणा है वो उभरी है, और विश्व सुरक्षा हम ऐसे मुद्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हम अकेले नहीं लड़ सकते, जो हम केवल एक विश्व के रूप में ही जिनसे हम मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वो केवल एक ही देश को नहीं अपितु पूरे विश्व को प्रभाव करती हैं। जैसे कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, महामारी, जो कि आज हम देख रहे हैं कि आज हम कोविड-19 के जमाने में जी रहे हैं। तो ये भले ही किसी एक देश में उत्पन्न हुआ था, लेकिन आज पूरा विश्व इसे जूझ रहा है। तो इसीलिए पूरे विश्व को एक साथ काम करने की आवश्यकता है अगर वो इस महामारी से जीतना चाहता है। तो वैश्विक तपोवृत्ति, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अगर वैश्विक तपोवृत्ति होती है तो वो पूरे विश्व को ही प्रभावित करती है। भले ही वो किस तरीके से प्रभावित करे उसमें शायद बदलाव आ सकता है, वो कितना प्रभावित करे उसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन पूरा विश्व प्रभावित होगा ये हम जानते हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से हमेशा आज हमारे पूरी दुनिया में हमेशा जंगलों में आग लग रही है, बाढ़ आ रहे हैं, और फिर नदियाँ सूख रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूरे विश्व भर में हो रही हैं, और इनका समाधान हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन जब पूरा विश्व एक साथ जुड़ के काम करेगा तभी हो सकता है। और इन सारे, और सबसे बड़ी बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को भी हम इसी ना मान लें, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे कुछ देशों में या आतंकवादी जो समूह है वो रहते हैं, फल फूलते हैं, और कैसे फिर वही आतंकवादी जो समूह है वो दूसरे देशों में जाकर अपनी जो हरकतें हैं वो करते हैं। तो इसीलिए हम सभी को एक साथ में आना बहुत ज़रूरी है, और तभी से विश्व सुरक्षा का जो पूरा जो ये मुद्दा है ये उठा है हमारे विश्व पटल पे। और ये भी बात जानने लायक है कि इन सभी जो मुद्दों का जो
ये जो हम ये इश्यूज पढ़ रहे हैं, इनका जो पूरा जो एक तरीके से लोगों के ऊपर जो प्रभाव होता है, वो भी काफी ज्यादा समान नहीं है। इसमें काफी असमानताएं हैं, जैसे कि वैश्विक तपोवृत्ति की वजह से कुछ देश जो खासकर समुद्र के सामने रहते हैं, जो टापुई देश हैं, वो ज्यादा खतरे में हैं जलवायु परिवर्तन के। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे विश्व का जो टेम्परेचर है, अगर वो 2 डिग्री ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक कि पूरा मालदीव शायद डूब सकता है। तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या है, और कुछ देश इसका ज्यादा शिकार होंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ अब हम खतरों के नए स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही ये जो दुनिया है वो आगे बढ़ती जाती है, हमारे खतरे भी नए होते हैं। और ये बहुत सारी, जैसे हमारा समाज बदलता है, आर्थिक प्रगति होती है, वैज्ञानिक प्रगति होती है, तो खतरे भी उससे ज़्यादा उभरते हैं। जैसे कि यहाँ के उदाहरण के अलावा भी आज, जैसे कि हम सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आप ये जो पूरा पाठ है, आप ये इंटरनेट की वजह से पढ़ पा रहे हैं, और मैं भी आपको अगर पढ़ा पा रही हूँ तो इंटरनेट की वजह से पढ़ा पा रही हूँ। लेकिन आज साइबर क्राइम, जो कंप्यूटर्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए जो क्राइम्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये भी एक नई चुनौती है, एक नया खतरा है। और साइबर क्राइम जो है वो बहुत ही एक तरीके से डेंजरस क्राइम होता है। वो इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई भी आपकी कोई भी जानकारी ले सकता है, और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि अपितु देश जो है दूसरे देशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हानि पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक नया खतरा उभरा है हमारे सामने, जो आपकी शायद किताब में नहीं दिया गया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे हमारा विश्व जो है वो आगे बढ़ता जाता है, नई नई प्रगतियां होती रहती हैं, वैसे ही खतरों का जो स्रोत है वो भी बढ़ता जाता है। पहले साइबर क्राइम के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन आज हम करते हैं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आतंकवाद से मतलब यही होता है कि जब कोई समूह अपनी राजनीतिक मांगों को मनवाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है, सरल भाषा में। तो अगर आप समाचार पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा कि किस तरीके से भारत में 26/11 का हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, कैसे अमेरिका में 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था। तो ये कुछ समूह हैं जो अपनी राजनीतिक मांगों की वजह से निहत्थे और मासूम लोगों को मारते हैं। इसीलिए पूरा विश्व आज इससे जूझ रहा है। और आज भी हम देखते हैं कि आतंकवादी समूहों को पूरे विश्व के ऐसे कुछ जगहों पर खुली छूट मिली हुई है, और उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं किया जाता। मानवाधिकार भी एक बहुत ही नया खतरे का जो स्रोत है वो उभरा है, क्योंकि कई देशों में ऐसी सरकारें हैं जो कि अपने लोगों की हितों की रक्षा नहीं करती हैं, वो उनकी आज़ादी छीन रही हैं। तो काफ़ी ऐसे, सद्दाम हुसैन का हम नाम जानते हैं, ईदी अमीन का हम नाम जानते हैं, और अभी जो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन, ऐसे कुछ नेताएं हैं जो अपने ही देशों के लोगों के खिलाफ अत्याचार करते हैं, जहाँ के लोगों के पास कोई मानवाधिकार नहीं है। वो अपने आप को अच्छी तरीके से अपनी जो बात है वो नहीं कह सकते, वो जो भी चाहे वो नहीं कर सकते, उन्हें बहुत ही एक जबरी जिंदगी जीनी होती है। तो जब ऐसे मानवाधिकारों का हनन होता है तो भी हम क्या कर सकते हैं? कुछ देश इसके खिलाफ कदम उठाते हैं, लेकिन कुछ देश फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कुछ भी हम आजकल, पूरे विश्व कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चुनौती पूरे विश्व के सामने उभरा है कि किस तरीके से हम मानवाधिकार को पूरे विश्व पटल पे, और खासकर जो देश मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, कैसे हम उनके खिलाफ कदम उठाएं। विश्व गरीबी और निर्धनता। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक मनुष्य कितना कमाता है वो भी उसकी सुरक्षा से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब ज़्यादातर समय हम यही देखते हैं कि जो मनुष्य ज़्यादा गरीब है, जिस मनुष्य के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वही ज़्यादातर हिंसा में शामिल होता है, और वही ज़्यादा हिंसा से ग्रसित भी होता है। जब भी अगर कोई जंग होती है तो जो मासूम और खासकर ऐसे लोग जो ज़्यादा गरीब होते हैं वही मारे जाते हैं, क्योंकि वही सीमाई इलाकों में रहते हैं। तो विश्व में आज भी बहुत ही बड़ी आबादी, करीब करीब हमारी आधी आबादी विश्व की और भारत में भी निर्धनता में जीते हैं, जिनके पास जो इतने भी पैसे नहीं है जिससे वो एक गरिमादायक जिंदगी गुजार सके। तो ये भी बहुत सोचने वाली विषय हमारे सामने है, क्योंकि आप जब गरीब होते हो तो आपकी जिंदगी में आपके जो ऑप्शंस होते हैं, आपके जो चॉइसेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और साथ में शरणार्थी समस्या, तो पूरा विश्व ही आज इससे जूझ रहा है, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देशों को, लोगों को नहीं लेना चाहता, क्योंकि लोग जो हैं वो आपके जो पहले से ही जो कम संसाधन है वो उसमें ज़्यादा बोझ बन जाते हैं। तो अभी अगर आप समाचार देख रहे होंगे तो आपने रोहिंग्या
शरणार्थी समस्या के बारे में सुना होगा, जो सीरिया की जो शरणार्थी समस्या है इसके बारे में सुना होगा। तो ये भी अगर आप एक छवि देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये छवि भी शरणार्थी समस्या से ही ली गई है, क्योंकि जब आपके देश में आप सुरक्षित नहीं हैं तो आप किसी और देश में चले जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो देश आपको कई बार ले सकता है या फिर नहीं ले सकता, और और ये देश कब तक किसी और देश के लोगों को रखेंगे, ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है। तो इसीलिए आज पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, हमारे पास कोई भी समाधान नहीं है। कुछ देश शरणार्थियों की मदद करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, और ये शरणार्थी बहुत ही बुरे अवस्था में जीते हैं। इनके पास ना तो खाने को कुछ अच्छा चीज़ होता है, ना तो पीने का अच्छा पानी होता है, साफ पानी आने की, ना तो पढ़ाई लिखाई के कोई अवसर होते हैं, तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल भरी होती है। अभी हम सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में जानेंगे। सहयोग मूलक सुरक्षा में हम सहयोग की बात करते हैं वैश्विक खतरों से निपटने के लिए, जैसे कि शरणार्थी समस्या एवं गरीबी। ये जो यहाँ पे आप एक छवि देख रहे हैं, ये भी एक ऐसे ही समिट की छवि है, जहाँ पे आप करीब करीब बहुत सारे 10 से 12 देशों के विश्व नेताओं को एक साथ मिलकर देख सकते हैं। तो जब भी सब ऐसे जो नेताएं हैं वो इकट्ठे मिलते हैं, जब वो बहुत सारे इश्यूज पे चर्चा करते हैं, मुद्दों पे चर्चा करते हैं, तब जाके ही हमें कुछ समाधान किसी भी चीज़ को लेकर मिल सकता है। तो इसीलिए सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सहयोग बहुत तरीके के हो सकते हैं। सहयोग द्विपक्षीय हो सकते हैं, जब मान लीजिए 2 देश किसी मुद्दे को लेकर सहयोग कर रहे हों। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सिर्फ़ कुछ देशों को ही प्रभावित करते हैं, तो उससे लड़ने के लिए कोई द्विपक्षीय सहयोग हो सकता है। फिर फिर क्षेत्रीय सहयोग हो सकता है, जैसे कि किसी क्षेत्र को लेकर। अब जैसे कि ये जो आप सहयोग देख रहे हैं, ये भी एक क्षेत्रीय सहयोग ही हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ईस्ट एशिया समिट, यानी कि पूर्वी एशिया समिट। तो ये भी एक हमारे महाद्वीप के एक इलाके के देशों का ही एक समिट है। तो उसे हम क्षेत्रीय कहते हैं। फिर महादेशीय कहते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, ईयू, जो कि यूरोप के देशों का बना हुआ है। तो एक महादेश के लेकर वो बनता है वो सहयोग। फिर वैश्विक स्तर पर जैसे कि संयुक्त राष्ट्र है, और फिर संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी जितनी संस्थाएं हैं, जैसे कि यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऐसे समूहों पर भी सहयोग होते हैं। लेकिन जानने की बात है कि सहयोग सिर्फ ऐसे संस्थाओं के द्वारा ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे तरीकों से किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्वयंसेवी संगठन होते हैं, व्यवसायिक संगठन एवं जानी मानी हस्तियां भी मदद करते हैं। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि संस्थाओं के जो मार्केटिंग करते हैं, जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, इन संस्थाओं ने जो जाने माने हस्तियों को, कलाकारों को अपने लिए कैंपेनिंग करने के लिए बुलाया है, अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए बुलाया है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हैं। ऐसे काफ़ी सारे संगठन हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए हों, कुछ लोग जो सेवा करते हैं, जो चैरिटी करते हैं। बहुत सारे संगठन पूरे विश्व में काम करते हैं, और ये सारे संगठन मिलकर सहयोग की बात करते हैं। और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो कि सिर्फ किसी मुद्दों को लेकर ही काम करते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, समूह हैं और संगठन हैं जो कि कुछ इश्यूज को लेकर ही काम करते हैं, कुछ मुद्दों को लेकर ही काम करते हैं, लेकिन ये सारे ही ज़रूरी है। मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार या फिर ये जो संगठन है यही काम करते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में, हर स्तर पे सभी संगठनों का काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब भी हम इन सभी संगठनों को एक साथ में काम करते हुए देखते हैं, तभी हम मान सकते हैं कि वास्तव में कोई काम सहयोग के रूप में हो रहा है। और इसीलिए सहयोग मूलक सुरक्षा में भी बल प्रयोग किया जा सकता है। ये हम बता दें, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया था, तो पूरा एक समूह का, नेटो का और संयुक्त राष्ट्र के कुछ देशों ने मिलकर फिर सद्दाम हुसैन के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। या फिर अफगानिस्तान में भी जो अमेरिका का जो फिर युद्ध चला, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, कब्जा सही सब नहीं होगा, लेकिन जब बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जब अमेरिकी सेना जब अफगानिस्तान में गई, तब उसके बाद भी अमेरिका के जो काफ़ी साथी देश हैं नेटो के, जैसे कि जर्मनी और फिर यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की सेनाओं ने भी मिलकर अफगानिस्तान में उनके खिलाफ जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ लड़ा अमेरिकी सेना के साथ। तो इसका हम एक उदाहरण मान सकते हैं कि सहयोग मूलक सुरक्षा में लोगों की सुरक्षा के लिए बल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा ज़्यादा बेहतर रहता है जब हम बल का प्रयोग ना करें और बहुत ही कम मुद्दों पर ही बल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बल का प्रयोग
सदैव ये आवश्यक नहीं है कि वो हमें हमेशा हमें वही जो है वो रिज़ल्ट्स दे, वही हमें नतीजे दे जो हमें चाहिए, बल्कि कई बार चीज़ें उलट हो जाती हैं, जैसे कि हमने कई बार देखा है। हम अफ़गानिस्तान की ही बात कर रहे हैं। अब हम समाचार में देखते हैं कि अमेरिकी सरकार जो है वो वहाँ पे तालिबान से बात कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर बल का प्रयोग करते हो, तो जो नतीजे हैं वो आपके जो आप जिस उस नतीजे को होना चाहते हो, जो आप मानते हो कि होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, लेकिन काफ़ी बार वो उलट हो जाता है, जो आपको स्वीकार्य नहीं हो या फिर वो आपके जो हितों की रक्षा ना कर सके। अब हम भारत की सुरक्षा की रणनीति के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप अभी की एक तस्वीर देख सकते हैं, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री भारतीय सेना के साथ किसी दौरे पर जा रहे हैं। तो भारत क्योंकि इतना बड़ा देश है, जो चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ है, बहुत सारे स्तरों पे भारत के अपने पड़ोसी देशों के रिश्तों में काफ़ी खटास है। तो कुछ देश, खासकर पाकिस्तान और चीन से भारत के साथ इतिहास में भारत के इन देशों के साथ युद्ध भी हो चुके हैं, तथा आंतरिक रूप से ही भारत में आतंकवाद का मसला है। फिर ऐसे काफ़ी सारे समूह हैं जो भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं, और क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं और जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनमें असमानताएं हैं, जो अलग जात-पात, धर्म, समुदाय से आते हैं, तो इनके बीच भी तनाव रहता है। तो इसीलिए भारत की राजनीतिक जो रणनीति है, सुरक्षा की रणनीति है, वो हर स्तर पे काम करती है। और क्योंकि भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक खतरों से जूझना पड़ा है, तो हम इन दोनों ही परिक्रमों का, इन दोनों ही खतरों का अपने सुरक्षा रणनीति के हिस्सों में हम कहीं न कहीं इनको अपना एक जो दायरा है वो देते हैं। तो क्योंकि भारत को जो खतरा है वो सीमा के अंदर और बाहर दोनों से ही हासिल हुए हैं। तो इसीलिए भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक हैं, और अलग-अलग वक़्त में इनका अलग-अलग बार इस्तेमाल भी किया गया है, और हमेशा रणनीति बनाने के समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 जो घटक हैं वो कौन-से हैं? सबसे पहले तो यही है कि आप अपनी जो सैन्य क्षमता है आप उसको मजबूत करें। तो भारत सैन्य रूप से काफ़ी एक शक्तिशाली देश है, जो विश्व में एक बहुत बड़ा सैन्य ताकत माना जाता है। भारत के पास काफ़ी बड़ी सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, तथा ऐसे और भी काफ़ी अलग बल हैं, जैसे कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, और फिर हमारे अलग-अलग राज्यों में जो पुलिस हैं। तो ये केंद्र शासित जो है, केंद्र के अंदर ये सारी फोर्सेस आती हैं, और इनका भी काम है भारत को सुरक्षित रखना। क्योंकि आप जभी भी आपको किसी भी देश से, किसी भी चीज़ से खुद को रक्षा करने के लिए आपको एक मजबूत संस्था, मजबूत संगठन की ज़रूरत है, जो आपको रक्षा दे सके। और ये इसीलिए ये बहुत आवश्यक होता है कि आपके पास एक अच्छी सैन्य शक्ति मौजूद हो। तो सबसे पहला तो ये हो गया, और इसी की वजह से भारत ने परमाणु परीक्षण भी किए थे, और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत के पास काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल रूप से जो हम देखें अच्छे-अच्छे हथियार भी हैं, और भारत हथियार बनाता भी है और बहुत ज़्यादा खरीदता भी है। तो इसीलिए हमेशा भारत ने सैन्य क्षमता को मजबूत करने की बात कही है, और वो आज भी निरंतर सैन्य क्षमताएँ अपनी मजबूत करता आ रहा है। और जो दूसरा जो घटक है, वो ये है कि अपने फ़ायदे के लिए भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत करने की बात करी है, और हमेशा उसने अपने हितों के लिए इन संगठनों में अपना आवाज़ बुलंद करी है, चाहे वो शीत युद्ध के समय अ, गुटनिरपेक्षता का आंदोलन हो, या फिर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हो, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल जो कि वैश्विक प्रभुत्व से लड़ने की बात करता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र के जो शांति दल में अपनी सेना भेजने का हो। भारत ने हमेशा वैश्विक स्तर पे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है, ताकि वो विश्व में अपनी स्थान बना सके और अपने हितों की रक्षा भी कर सके। साथ ही साथ जो तीसरा घटक है वो ये है कि देश के अंदरूनी समस्याओं से भी निपटने की तैयारी हम करें। क्योंकि हम जैसे जैसे कि मैंने आपको कहा कि भारत में काफ़ी ज़्यादा समुदाय एक साथ में रहते हैं। भारत में ऐसे काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी संगठन हैं, या फिर ऐसे दल हैं जो कि भारत को क्षति पहुँचाने के काम करते हैं, विद्रोह हैं पूर्वोत्तर भारत में। तो इसीलिए वो ये बहुत आवश्यक रहता है कि भारत इन चीज़ों से भी अच्छे से निपटे, क्योंकि लोगों को इन चीज़ों से भी खतरा होता है। हमने देखा कि किस तरीके से खालिस्तान आंदोलन के समय कितने लोग मारे गए। पूर्वोत्तर में भी मिज़ोरम में कितने लोग मारे गए, आपने अपने सारे राजनीतिक विज्ञान की किताब में ये सब पढ़ा होगा, और इसीलिए मैं आपको ये उदाहरण दे रही हूँ। और चौथा जो घटक है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अर्थव्यवस्था को इस तरीके से विकसित किया जाए जिससे कि असमानता लोगों में कम हो और अभाव भी लोगों में कम हो। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, तो वो तभी हो सकती है जब कोई भी मनुष्य आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो इसीलिए भारत ने हमेशा
ऐसे कार्यों पर भरोसा जताया है और इस तरीके से अपनी पूरी प्लानिंग करने की कोशिश करी है, जिससे कि उसका जो विकास हो, वो लोगों के बीच में जो असमानताएँ हैं, उसको कम करे। ये तभी हो सकता है जब आप देश में गरीबी कम करें, जब आप लोगों को आर्थिक मदद दें, जब आप लोगों में नौकरियाँ के जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो आप दें और फिर जब देश के लोग पढ़े-लिखे हों और जब उनके पास नौकरी के अवसर हो, उनमें कोई अच्छी स्किल हो, तो इसीलिए भारत ने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का मिश्रण है। तो आज के लिए अब ये पूरा जो आपका पाठ है वो यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका आखिरी वीडियो था और अगले वीडियो में हम बस इस पाठ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पाठ को समझने के लिए, लेकिन पुस्तक को अवश्य पढ़िएगा क्योंकि आपके पाठ में ऐसे और भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण विषय थे उनका हमने इन 2 भाग वाले वीडियो में हमने पूरे तरीके से चर्चा कर ली है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कामना है कि आपकी परीक्षा या फिर आपने जो भी विषय पढ़ा हो वो आपको समझ में